तो आज जिस कहानी पर हम बात करने वाले हैं वो प्यार और त्याग से जुड़ी है। हमारे पास एक आप कह सकते हैं केस स्टडी है। एक नौजवान है रोहित और उसकी ज़िंदगी का बहुत ही निजी ब्यौरा है। और ये केस स्टडी एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है कि प्यार के लिए एक इंसान मतलब कितनी बड़ी कीमत चुका सकता है और क्या वो कीमत चुकाने के बाद भी वो इंसान पूरा रह पाता है। और ये कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये किसी फिल्मी कहानी की तरह शुरू तो होती है, पर इसका अंत बहुत ही यथार्थवादी और उलझे हुए सवालों के साथ होता है। बिल्कुल। ये हमें उन भावनाओं की गहराई में ले जाती है जहाँ सही और गलत के बीच की जो लकीर है वो थोड़ी धुंधली हो जाती है। बिल्कुल। तो आज हम रोहित की कहानी की इसी केस स्टडी की क्या कहते हैं परतों को खोलेंगे। हम देखेंगे कि सपनों के शहर मुंबई में एक मामूली नौकरी की तलाश कैसे एक असाधारण प्रेम कहानी में बदल जाती है और कैसे उस प्यार को पाने के लिए रोहित को एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है जिसकी शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है रोहित के मुंबई आने से। हम्म, पढ़ाई पूरी करके आंखों में सपने लिए वो अपने शहर से यहाँ पहुंचा था। रहने के लिए उसने एक पुराना सा मतलब अंग्रेजों के जमाने का हॉस्टल चुना था। हम्म, हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जेब में ज्यादा पैसे भी नहीं थे। हम्म, एक मजे की बात ये थी कि उसी मंजिल पर बस एक गेट के उस पार लड़कियों का हॉस्टल भी था। जो उस अकेलेपन में एक छोटी सी उम्मीद की तरह रहा होगा शायद। हाँ शायद। खैर, उसे नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन जब पहली तनख्वाह हाथ में आती है बिल्कुल। तो उसके सारे सपने टूट जाते हैं। सिर्फ 6,000 रुपए। 6,000 रुपए हाँ, मुंबई जैसे शहर में, जिसमें से 5,000 रुपए तो सीधे, सीधे हॉस्टल की फीस में। और उसमें भी सिर्फ रात का खाना मिलता था। तो बचा क्या सिर्फ 1,000 रुपए। सोचिए, सिर्फ 1,000 रुपए में पूरा महीना, नाश्ता, दोपहर का खाना, लोकल ट्रेन या बस का किराया, सब कुछ। हालत इतनी खराब हो गई कि उसने बस से जाना छोड़ दिया, नाश्ता करना छोड़ दिया। उसका ऑफिस हॉस्टल से 3 किलोमीटर दूर था, तो रोज 6 किलोमीटर पैदल चलता था। ये एक सर्वाइवल मोड है ना? जब कोई इंसान इस स्थिति में होता है तो वो भविष्य या बड़े सपनों के बारे में नहीं सोचता, वो बस अगला दिन निकालने के बारे में सोचता है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात भी है। रोहित का ये जो शुरुआती आर्थिक संघर्ष था, ये जो कमी थी, वो असल में उसे भावनात्मक रूप से ज्यादा अमीर बनाने की जमीन तैयार कर रही थी। जब आपके पास कुछ नहीं होता, तब आप रिश्तों की कीमत सबसे ज्यादा समझते हैं। और शायद यही वजह थी कि वो एक ऐसा रिश्ता बना पाया जिसने उसे बाद में सब कुछ छोड़ने की हिम्मत दी। खैर, इसी संघर्ष में 4 महीने बीत जाते हैं। रोहित को अपनी नौकरी से नफरत होने लगती है, पर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। फिर एक रात जब वो अपने कमरे में था, उसे लड़कियों के हॉस्टल की तरफ से जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। और ये वो पल है जिसने हर चीज की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। वो भाग कर जाता है, दरवाजा खटखटाता है। एक लड़की घबराई हुई हालत में दरवाजा खोलकर बताती है कि एक लड़की ने जहर पी लिया है। रोहित एक पल भी नहीं सोचता। वो सीधे अंदर जाता है, उस लड़की को अपनी गोद में उठाता है और पास के टैक्सी स्टैंड की तरफ भागता है। उसे जेजे अस्पताल ले जाया जाता है। बाद में डॉक्टर बताते हैं किस समय पर ले आए। हाँ, अच्छा हुआ समय पर ले आए। आधा घंटा भी देर होती तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती थी। रोहित का ये कदम सिर्फ एक बहादुरी का काम नहीं था, इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान भी हो सकता है। देखिए, वो अपनी जिंदगी की हताशा और बेबसी से जूझ रहा था। किसी और को बचाकर शायद वो अनजाने में खुद को भी उस लाचारी से बचाने की कोशिश कर रहा था। ये एक छोटा सा कदम एक चिंगारी की तरह काम करता है, जिसने उसकी अपनी जिंदगी में एक नई उम्मीद जगा दी। और इस एक घटना ने उसे रातों रात हॉस्टल का हीरो बना दिया। सुपरवाइजर मिस लता उससे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने रोहित को एक स्पेशल परमिशन दे दी कि किसी भी इमरजेंसी में उसे लड़कियों के हॉस्टल में बुलाया जा सकता है। और जिस लड़की की जान बची थी उसका नाम था रोजेन। तो यहाँ से रोजेन की कहानी सामने आती है। वो भी मतलब नौकरी न मिलने और पैसों की कमी से उतनी ही हताश थी। उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो मुंबई आए, वो उनसे लड़कर आई थी। तो उनकी जो साझा हताशा थी, एक जैसी जो बेबसी थी, वो एक शक्तिशाली गोंद की तरह काम करती है और उनके रिश्ते की नींव बन जाती है। साफ दिखती है।
इजाजत मिलने के बाद रोहित सिर्फ उससे मिलने नहीं जाता, बल्कि उसकी सबसे बड़ी समस्या नौकरी उसको हल करने की जिम्मेदारी उठा लेता है। वो रोजिन से कहता है, मैं तुम्हारी आर्थिक मदद तो नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी नौकरी ढूंढने में मदद करूंगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। रिश्ता अब बचाने वाले और बचने वाले का नहीं रहा। अब वे एक टीम बन रहे थे जो एक साझा दुश्मन बेरोजगारी से लड़ रही थी। हाँ, और वो इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाता है। वो अपने बॉस से डांट खाकर भी रोजिन के इंटरव्यू के लिए छुट्टी लेता है, यहाँ तक कि उसकी मदद के लिए घर से पैसे भी मंगवाता है। और फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक दिन पोस्टमैन रोहित को एक पत्र देता है। ये एक अपॉइंटमेंट लेटर है और इस बार सैलरी है 20,000 रुपए महीने, यानी उसकी पिछली सैलरी से 3 गुना से भी ज्यादा। बिल्कुल। वो खुशी से पागल हो जाता है और यह खुशखबरी रोजिन को देने के लिए उसके कमरे की तरफ भागता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि रोजिन के हाथ में भी ठीक वैसा ही एक लेटर है। रोहित चुपके से उसके पीछे जाकर देखता है तो पता चलता है कि रोजिन को भी उसी कंपनी से नौकरी मिली है। मतलब इसकी क्या संभावना हो सकती है कि दोनों को एक ही दिन एक ही कंपनी से नौकरी मिले, है ना? ये एक अविश्वसनीय संयोग है जो लगभग फिल्मी लगता है, लेकिन ये उनके रिश्ते के लिए एक प्रतीकात्मक क्षण है। अब उनकी सफलता एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ गई थी। ये सिर्फ तुम और मैं नहीं था, ये सच में हम बन गया था। और शायद यही वो पल था जिसने उनके रिश्ते को सिर्फ एक भावनात्मक सहारे से आगे बढ़ाकर एक सच्ची पार्टनरशिप में बदल दिया। रोजिन इतनी खुश हो जाती है कि वो उसे गले लगा लेती है। ये उनका पहला आलिंगन था। नौकरी के पहले दिन उनका बॉस उन्हें साथ देकर मजाक में पूछता है, क्या तुम दोनों प्यार में हो? उसी दिन ऑफिस के बाद रोजिन रोहित को मरीन लाइन्स ले जाती है और वहां बैठकर कहती है, आई लव यू। और यहीं से उनकी प्रेम कहानी एक तरह से आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। तो अब तक की कहानी देखें तो ये एक आदर्श शुरुआत लगती है। साझा संघर्ष, आपसी सहयोग और फिर साझा सफलता। उनके रिश्ते की नींव बहुत मजबूत लग रही थी, क्योंकि ये सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए किए गए ठोस कामों पर बनी थी। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी असली परीक्षा बाकी थी। 2 साल बीत जाते हैं, दोनों अपनी नौकरी में अच्छा कर रहे हैं, उनका रिश्ता भी मजबूत हो गया है। अब रोजिन फैसला करती है कि रोहित को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए अहमदनगर ले जाएगी, शादी की बात करने के लिए। हाँ, लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ यहीं आता है। रोजिन के पिता को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वजह, रोहित हिंदू है। वो रोहित से ठीक से बात तक नहीं करते। और यहाँ संघर्ष का रूप बदल जाता है। अब तक वे बाहरी दुनिया की चुनौतियों जैसे गरीबी और बेरोजगारी से लड़ रहे थे। अब लड़ाई आंतरिक हो गई है। अब ये प्यार बनाम परिवार, प्यार बनाम धर्म की लड़ाई है। रोहित बहुत कोशिश करता है उन्हें मनाने की, पर वो असफल रहता है। जब बात नहीं बनती तो दोनों एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा फैसला लेते हैं। वो नौकरी छोड़कर अहमदनगर शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा दांव है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। वे सिर्फ शहर नहीं बदल रहे, वे अपने सुरक्षा कवच, अपनी आर्थिक आजादी को छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता अब तर्क से ज्यादा भरोसे पर चल रहा था। वे मानकर चल रहे थे कि उनका प्यार इतना मजबूत है कि वो किसी भी सामाजिक दबाव को झेल लेगा। हाँ, और ये भरोसा जल्द ही परिकार रहने वाला था। अहमदनगर में हालात और मुश्किल हो जाते हैं। रोजिन को तो स्थानीय भाषा आने की वजह से नौकरी मिल जाती है, पर रोहित को नहीं मिलती। धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म होने लगते हैं और हताश होकर वो मुंबई वापस जाने का मन बना लेता है। यहाँ एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। मुंबई में रोहित एक तरह से देने वाले की भूमिका में था। वो रोजिन की मदद कर रहा था। अहमदनगर में भूमिकाएं बदल जाती हैं। अब रोजिन के पास नौकरी है और रोहित बेरोजगार है। ये किसी भी रिश्ते के लिए एक बड़ी परीक्षा होती है जब शक्ति का संतुलन बदलता है। बिल्कुल, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक मुंबई वापस जाने से एक दिन पहले रोहित को एक कंपनी से कॉल आता है और उसे अगले ही दिन ज्वाइन करने को कहा जाता है। अब उसका एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह रोजिन के पिता को मनाना, और इसके लिए वो एक नया रास्ता अपनाता है। वो हिंदू होते हुए भी हर रविवार चर्च जाने लगता है। यह एक जटिल कदम है। क्या यह सिर्फ एक रणनीति है, रोजिन के पिता को प्रभावित करने का एक तरीका, या क्या ये रोहित के अंदर सच में हो रहे किसी बदलाव का संकेत है? कहानी इसे हमारे सोचने के लिए छोड़ देती है, लेकिन यह दिखाता है कि वह उस रिश्ते के लिए अपनी पहचान के कुछ हिस्सों के साथ समझौता करने को तैयार था। 6 महीने तक ये सिलसिला चलता है। आखिरकार रोजिन के पिता उसे नोटिस करते हैं और एक दिन उससे बात करते हैं।
वो रोहित के परिवार और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछते हैं। रोहित बताता है कि वो अहमदनगर में ही बसना चाहता है, लेकिन रोजन के पिता रोहित के सामने एक बहुत बड़ी और मुश्किल शर्त रख देते हैं। वो कहते हैं, अगर शादी करनी है तो तुम्हें धर्म बदलकर क्रिश्चियन बनना होगा और चर्च में शादी करनी होगी। और यहाँ कहानी अपने सबसे मुश्किल और अहम पड़ाव पर पहुंचती है। ये सिर्फ शादी की शर्त नहीं है, ये रोहित की पूरी पहचान, उसकी परवरिश, उसके अस्तित्व को बदलने की मांग है। और मामला तब और बिगड़ जाता है जब रोहित ये बात अपने परिवार को बताता है। वे साफ कह देते हैं, अगर तुम धर्म बदलोगे तो हमें भूलना पड़ेगा। अब रोहित दो पार्टों के बीच पिस रहा है। एक तरफ उसका प्यार, उसका भविष्य है, दूसरी तरफ उसका परिवार, उसका अतीत। ये एक असंभव चुनाव है। एक तरफ रोजन के पिता का शर्त प्यार है, तुम धर्म बदलो तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा। दूसरी तरफ रोहित के परिवार का भी शर्त प्यार है, तुम धर्म मत बदलो तो तुम हमारे रहोगे। इन दोनों के बीच एक तीसरा प्यार भी है, रोजन का प्यार। इस मुश्किल घड़ी में रोजन उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहती है। वो कहती है, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगी और कभी किसी और से शादी नहीं करूंगी। ये इस कहानी का सबसे शक्तिशाली संवाद है। वो उस पर कोई दबाव नहीं डालती, बल्कि उसे चुनने की पूरी आज़ादी देती है। वो कहती है कि उसका प्यार बिना शर्त है, चाहे रोहित कोई भी फैसला ले। शायद इसी निस्वार्थ प्रेम ने रोहित को ये अंतिम बलिदान देने का हौसला दिया। हाँ, अपने अतीत को, अपनी जड़ों को छोड़कर एक नया जीवन चुनने का। 1 महीने की उधेड़बुन के बाद रोहित एक फैसला लेता है। वो धर्म परिवर्तन करता है और रोजेन से चर्च में शादी कर लेता है। जैसा कि उसके परिवार ने कहा था, वो उस शादी में नहीं आते और उससे सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। तो उसने एक पहचान को छोड़कर दूसरी को अपना लिया, सिर्फ प्यार के लिए। जी। ये एक ऐसा निर्णय है जो पहचान, विश्वास और परिवार के बारे में बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। क्या ये एक बलिदान है या अपनी खुशी के लिए किया गया एक स्वार्थी चुनाव? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। तो अंत में रोहित रोजेन के साथ अहमदनगर में खुशहाल जीवन जी रहा है। उसे अपना प्यार मिल गया, उन्होंने अपना घर बना लिया है। लेकिन कहानी इस बात पर खत्म होती है कि उसके दिल में अपने माता पिता और परिवार से दूर होने का एक खालीपन हमेशा के लिए रह गया। रोहित को उसका प्यार तो मिला, लेकिन उसके बदले उसने अपना परिवार खो दिया। और ये कहानी सिर्फ रोहित और रोजन की नहीं है, ये उन अनगिनत लोगों की कहानी का प्रतिबिंब है जिन्हें प्यार और परंपरा के बीच ऐसे ही मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। ये दिखाती है कि प्रेम की राह में व्यक्तिगत खुशियों के लिए कई बार बहुत बड़ी सामाजिक और पारिवारिक कीमतें चुकानी पड़ती हैं। और हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जब किसी को अपनी जिंदगी के 2 सबसे मजबूत स्तंभों, प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े, तो क्या कोई भी रास्ता पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत हो सकता है? या हर चुनाव अपने साथ एक अधूरापन लेकर ही आता है? इस पर सोचिएगा जरूर।